नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 की हिस्ट्री मेकिंग लैंडिंग के बाद अब 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। इस बार ये मिशन चांद के लिए नहीं बल्कि सूरज के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में इस आदित्य L1 के बारे में। India Space Agency is gearing up for the next adventure, and this time India is going to the sun. India has launched its first observation mission to study the sun. आदित्य L1 ये इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो इससे पहले ऐसे 22 मिशन लॉन्च हो चुके हैं अलग अलग एजेंसी के द्वारा। इस मिशन में आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा बल्कि सूरज को दूर से स्टडी करेगा। इनफैक्ट ये अर्थ के ज़्यादा करीब होगा बजाय सूरज के। स्पेसिफिकली कहें तो ये लॉन्च होने के बाद अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लैग्रांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हालो ऑर्बिट में घूमेगा। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लग जाएगा। इस लैग्रांज पॉइंट L1 तक पहुंचने के बाद ये 5 साल तक वहीं रहकर सूरज की स्टडी करेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा। ये सब तो ठीक है, बट लैग्रांज पॉइंट है क्या? ये लैग्रांज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्पेस में जहाँ पर दो सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। अगर हम सूरज और धरती की बात करें तो इनके पास 5 लैग्रांज पॉइंट बनते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लैग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा स्पेसक्राफ्ट को इस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए। और ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ की सन के अराउंड रेवोल्यूशन के साथ साथ घूमता रहेगा। अब स्पेसिफिकली लैग्रांज पॉइंट L1 की बात करें तो इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का ये फायदा है कि जो भी चीज हम वहां पर भेजेंगे वो कॉन्टिन्यूसली ऐसी पोजीशन पे रहेगी जहां से अर्थ और सन दोनों को देखा जा सके और कभी भी एक दूसरे की शेडो में छुपेंगे नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया है, क्योंकि ये लैग्रांज 1 पॉइंट पर जाएगा। आदित्य L1 सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, इसे समझने के लिए हम पहले सूरज के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सन। इसका डायमीटर है 1.39 मिलियन किलोमीटर, करीब 109 गुना ज़्यादा बड़ा है अर्थ के डायमीटर से। और इसका वजन है 2.192 इंटू 10⁻27 टन्स, जो कि अर्थ के वेट से 3,33,000 गुना ज़्यादा है। सन अर्थ से इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ आ सकती हैं। जैसे अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, वैसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सन की लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कोर। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सेकंड नंबर पर आता है रेडियो एक्टिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडियो एक्टिव जोन से बना है। थर्ड नंबर पर आता है कन्वेक्टिव जोन, अप्रोक्स 30% एरिया सन का। इसके बाद आती है सन की सरफेस, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। इवन दो इसे सरफेस कहते हैं बट सन पर कोई सरफेस नहीं है बल्कि गैसेज एंड प्लाज्मा है। ये सन के एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, जो इतना भी कम नहीं है। इसके ऊपर की लेयर है क्रोमोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिर ट्रांजिशन रीजन के नाम से एक लेयर है और उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहते हैं। कोरोना लेयर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इन सब लेयर्स का टेम्परेचर इतना कम ज़्यादा क्यों जाता है, इसे जानने में भी क्या पता आदित्य L1 हमारी मदद करे, क्योंकि ये सवाल अब तक सबके लिए मिस्ट्री है। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपर की 3 लेयर्स को स्टडी करना। अब ये तो हम सब जानते हैं कि सन से हीट एंड लाइट निकलती है, बट इसके अलावा भी सन से हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे विजिबल लाइट जो हम आंखों से देख सकते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज जिससे स्किन कैंसर होता है। सन से इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज ये सब भी निकलती हैं, बट इन सब से अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें बचा लेता है। इसके अलावा सन से सोलर विंड भी निकलती है। ये बेसिकली एक बड़ा सा बहाव है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस, सन से कोरोनल मास इजेक्शंस भी निकलते हैं। ये सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बहुत बड़े ब्रस्ट्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी सन से सोलर फ्लेयर्स भी निकलती हैं। कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में सोलर फ्लेयर्स को मेंशन किया गया है, जैसे 2012 और नोविंग जैसी फिल्मों में। इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिन्हें हम 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट लगा है वेल्क, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ।
ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सन की फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा इंस्ट्रूमेंट है हीलियोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट सन से निकली एक्सरेज को स्टडी करेंगे। पांचवा इंस्ट्रूमेंट लगा है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट। छठा इंस्ट्रूमेंट है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी इंस्ट्रूमेंट लगा है आदित्य L1 में मैग्नेटोमीटर, जो मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। इनमें से 4 इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली सन को स्टडी करेंगे और बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट लेंगे। आदित्य L1 के अलावा बाकी और सन मिशंस की बात करें तो 2008 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद यूरोप स्पेस एजेंसी। इसका मिशन था सन की कोरोना लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। इसके बाद 2020 में नासा ने सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया, फिर से नासा और ESA के कोलैबोरेशन से। बट सबका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम सन के बारे में थोड़ा और जान पाएं। धन्यवाद।